नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के क्लास 12 के जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है बुक सेकंड का, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके दोस्तों आज हम चैप्टर 4 को, जिसका नाम है दोस्तों भारत में विदेश संबंध के सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर 4 के हैं करवाए जाएंगे। दोस्तों ये सारे एमसीक्यू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस जितने भी एमसीक्यू मैं कराऊंगा उसकी फ्री पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा इसी वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। मैंने इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर 4 की लाइन बाय लाइन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन पहले ही करवा दी है। अगर आप उस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी क्लास 12 के चैप्टर 4 का। तो दोस्तों हम भारत के विदेश संबंध यानी कि दोस्तों जो हमारा चैप्टर 4 है उसका सारा एमसीक्यू दोस्तों इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है दोस्तों 1962 से 1971 के बीच भारत ने कितने युद्धों का सामना किया। दोस्तों हम सभी जानते हैं 1962 से 1971 के बीच भारत ने कुल 3 युद्धों का सामना किया था। ठीक दोस्तों, एक युद्ध उसमें से चाइना से हुआ था यानी कि चीन से हुआ था, और 2 युद्ध हमारे किससे हुए थे, हमारे जो पड़ोसी देश है बहुत ही नालायक पाकिस्तान, उससे हुआ था। ठीक दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था, यानी कि दोस्तों 1973 में कौन सा युद्ध हुआ था। क्या दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, क्या अरब इजराइल युद्ध हुआ था, क्या वियतनाम युद्ध हुआ था, क्या कोरिया युद्ध हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि दोस्तों अरब इजराइल युद्ध, ये सही है। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं जो 1973 है उसमें क्या हुआ था, हमारा अरब इजराइल युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, एक तो युद्ध हमारा नेहरू जी के टाइम 1962 में हुआ था, और एक युद्ध हमारा कब हुआ था, नहीं एक युद्ध हमारा 1964 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। ठीक, और एक युद्ध हमारा हुआ था 1971 में, किसके टाइम पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय। ठीक, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन के आंसर और बताता चलूंगा। तो ऐसे ही आप सभी वीडियो के मतलब जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा उनके आंसर को अच्छे से सुनते जाइए और याद करते जाइए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि यानी कि जिसको हम एनपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, को किस वर्ष अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी वो पहले कुछ वर्षों के लिए हुई थी, यानी कि कुछ लिमिटेड वर्षों के लिए की गई थी परमाणु अप्रसार संधि। लेकिन दोस्तों इसे 1 वर्ष में ऐसे हुआ कि जो ये संधि थी इसको अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि आगे के अनियत काल जो जितने भी काल हैं आने वाले हमेशा के लिए क्या किया गया, इस परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ा दिया। तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995, क्योंकि 1995 में ही परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर आपको नहीं पता है परमाणु अप्रसार संधि क्या है या कब हुई थी, इसको भी मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों विदेश नीति का निर्माण सामान्यतः किस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हित। जो हमारा राष्ट्रीय हित होता है दोस्तों उसी को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक दोस्तों, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित क्या होता है, प्रथम होता है। ठीक दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सारे चैप्टर के पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू करा रहा हूँ इस अपने चैनल पर। दोस्तों अभी मैंने अब सारे जितने भी हमारे चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप तक अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जाइए देखिए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन वाले चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो साम्यवादी शासन चीन था, यानी कि जो चीन है उसने परमाणु परीक्षण दोस्तों 1964 के अक्टूबर में किया था, यानी कि 1964 के अक्टूबर में। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में किस देश से
किस देश के रास्ते गुपचुप चीन की यात्रा की? दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनके जो प्रधान सलाहकार थे जिनका नाम था हेनरी किसिंजर, दोस्तों उन्होंने जुलाई 1971 में क्या किया, पाकिस्तान में आए हुए थे, वहीं पाकिस्तान से गुपचुप कहाँ चले गए, चाइना यानी कि चीन चले गए, चीन यात्रा करने चले गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन है उनके सलाहकार ने हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में पाकिस्तान के रास्ते गुपचुप क्या की थी, चीन की यात्रा की थी। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? यानी कि दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, ताशकंद समझौता बोलते हैं, वह किस वर्ष हुआ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन नेताओं के बीच हुआ था? यानी कि दोस्तों जो ताशकंद समझौता हुआ था इसमें किन नेताओं ने साइन किया था या किन नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में हुआ था, यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और याद रखिए दोस्तों, इसी ताशकंद समझौता में जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। वो भारत से वापस गए ताशकंद में समझौता करने, लेकिन वो कभी लौट कर फिर वापस नहीं आए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों एक समझौता हुआ था ताशकंद समझौता और एक समझौता हुआ था हमारा शिमला समझौता। दोस्तों जो ताशकंद समझौता था अभी मैंने आपको बताया, उसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने साइन किया था जनरल आयूब खान से मिलकर, यानी कि जनरल आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों जो शिमला समझौता था दोस्तों ये किसके साथ हुआ था दोस्तों, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? दोस्तों जो हमारा शिमला समझौता है दोस्तों ये 3 जुलाई 1972 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी डेट भी आप याद रखिएगा और इसका महीना भी और इसका दिन भी, यानी कि जो शिमला समझौता है इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किन नेताओं के बीच में हुआ? दोस्तों मैंने आपको भी बताया जो शिमला समझौता था दोस्तों वो इंदिरा गांधी और यहिया खान के बीच में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो हमारा दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो यहिया खान के बीच में नहीं हुआ था। ठीक, तो हमारा जो शिमला समझौता तो दोस्तों आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसमें करेक्ट है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिमला समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि दोस्तों जो शिमला समझौता किया गया था ये किस लिए किया गया था? तो दोस्तों शिमला समझौता जो था उसका मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों में अमन की बहाली करना, यानी कि शांति की स्थापना करना दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में। ठीक दोस्तों नेहरू के किन सहयोगियों को चीन से संभावित आक्रमण की आशंका थी? यानी कि दोस्तों नेहरू के ऐसे कौन से सहयोगी थे जिनको क्या था, ऐसा शंका थी कि क्या हो सकता है जो चीन है हमारे ऊपर भविष्य में क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी जो थे वो चीन से मांगते थे हमें कोई खतरा नहीं है, नेहरू जी का मानना था कि चीन हमारा मित्र है, हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन नेहरू जी के एक ऐसे सहयोगी थे जिनको लगता था कि चीन जो है हमारे ऊपर भविष्य में चल के आक्रमण करेगा। तो दोस्तों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1962, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा, जो रक्षा आपूर्ति विभाग है उसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों एक था रक्षा उत्पाद विभाग जिसकी स्थापना कब हुई थी 1962 में, और एक था हमारा रक्षा आपूर्ति विभाग, दोनों अलग अलग विभाग हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो रक्षा आपूर्ति विभाग था उसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो दोनों का आप जो वर्ष है, स्थापना वर्ष, उसे याद रख लीजिए। ठीक दोस्तों, आप इसे याद रखने के मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। पहले क्या होता है, पहले उत्पादन होता है तभी तो आपूर्ति होती है। तो आप याद रखिएगा जो आपूर्ति विभाग था उसका क्या हुआ था, बाद में स्थापना हुआ था, और जो हमारा उत्पादन विभाग था उसका पहले स्थापना हुआ था। 1962 में हमारा क्या हुआ था, जो 1962 साल था उस साल क्या हुआ था, हमारा जो रक्षा उत्पाद विभाग था उसका स्थापना हुई थी। और इसके अलावा जो हमारा 1965 का वर्ष था उस वर्ष में हमारे जो रक्षा उत्पाद आपूर्ति विभाग थी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी ये
इसका मतलब एक बारी विभाजन हो गया था। तो किस वर्ष विभाजन हुआ था वही पूछा जा रहा है हमसे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 1964, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 1964 में क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, उसका क्या हो गया था दोस्तों, विभाजन हो गया था। इसमें दो धड़े बन गए थे, यानी कि पार्टी दो भागों में टूट गई थी। और दोस्तों कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट करिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार के अनुसार सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का आशय क्या था। दोस्तों देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार आई, यानी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक दोस्तों, जब 1977 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आई, तो दोस्तों उसका मानना था कि जो इंदिरा गांधी थी या जितने भी पहले के प्रधानमंत्री थे, उनका झुकाव कहाँ पर था, अमेरिका, अरे मतलब सोवियत संघ के प्रति था। इससे क्या था, जो हमारी सच्ची गुटनिरपेक्षता थी, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, गुटनिरपेक्षता का मतलब तो यही है ना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो जो हमारी सच्ची गुट निरपेक्षता थी वो क्या थी, सही नहीं थी, यानी कि वो हम सही सच्ची गुट निरपेक्षता नहीं अपना रहे थे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा जो झुकाव था वो किसके प्रति था, हमारा झुकाव था सोवियत संघ के प्रति। और दोस्तों वही जनता पार्टी जो थी उसने कहा कि अगर हमें सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति अपनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सोवियत संघ के प्रति जो झुकाव है उसको समाप्त करना पड़ेगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जनता पार्टी की सरकार के अनुसार सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति थी सोवियत संघ के प्रति के झुकाव को क्या करना, समाप्त करना। ठीक दोस्तों प्लीज अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन की एमसीक्यू जितने भी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी पीडीएफ को क्या किया है, अपलोड कर दिया है। यानी कि वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे आप तुरंत क्लिक करेंगे, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी फ्री में, बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ इतनी मेहनत से बनाकर। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगर आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमेशा मैं आपको फ्री में पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का परमाणु हथियारों के प्रति दृष्टिकोण क्या था। तो दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों वो परमाणु हथियारों के क्या थे, विरोधी थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा विरोधी। ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देश में हुई। तो दोस्तों जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत थी दोस्तों वो जो हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं उनके नेतृत्व में हुई थी, उनके निर्देशन में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होमी जहांगीर भाभा ये सही हो जाएगा। और 1940 के दशक में ही हो गई थी। कब हुई थी, 1940 के दशक में। तो इसको भी आप याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों की बात की गई है और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी कि किसमें विदेश नीति के संबंध में बात की गई है हमारे अनुच्छेद में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो सही है। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 51 में ही क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अनुच्छेद 51 है दोस्तों ये विदेश नीति से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है कि भारत क्या करेगा, मध्यस्थता का रुख अपनाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति पर जोर देगा। ठीक दोस्तों ये सब बातें कही गई हैं। और अनुच्छेद 51 है दोस्तों ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है दोस्तों सरदार पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो सी है जवाहरलाल नेहरू ये सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और दोस्तों पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, नेहरू ने किस अवधि में भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला। तो दोस्तों नेहरू ने जो उनकी अवधि थी वो थी 1946 से 1964। क्योंकि दोस्तों इस समय में वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत के विदेश मंत्री भी थे। तो दोस्तों उस दौरान उन्होंने क्या किया था, जो भारत की विदेश नीति उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। 1964 में उनकी मृत्यु हुई गई थी। तो 1964 के बाद का तो वर्ष सही नहीं होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही सही होगा। क्योंकि दोस्तों 1946 से लेकर 1964 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति पर बहुत ही गहरा असर डाला था। नेहरू की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है साम्राज्य का विस्तार,
दोस्तों ऑप्शन बी है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, ऑप्शन सी है सैन्य प्रभुत्व, ऑप्शन डी है औपनिवेशिक विस्तार। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, ये ठीक है, यानी कि ये करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों नेहरू की विदेश नीति का आधार था कि हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखें और अपने क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखें, यानी कि हमारी संप्रभुता और जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है इसको कोई संकट ना आए, नेहरू जी की विदेश नीति का मुख्य आधार था या उद्देश्य था। ठीक दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने किस संगठन का गठन किया? यानी कि दोस्तों शीत युद्ध के दौरान दो हम देखते हैं गुट थे, एक सोवियत गुट था और एक कौन सा था, अमेरिका गुट था। तो दोस्तों दोनों ने एक संगठन बनाया था, यानी कि अमेरिका ने एक संगठन बनाया था और एक संगठन किसने बनाया था दोस्तों, एक संगठन यूएसआर ने बनाया था। ठीक दोस्तों, तो यूएसएसआर और यूएसए ने जो संगठन बनाया था दोस्तों उसका कुछ नाम भी था। तो दोस्तों इसमें यही पूछा जा रहा है, जो यूएसएसआर था यानी कि जो सोवियत संघ था उसने कौन सा संगठन बनाया था शीत युद्ध के दौरान? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वार्सा पैक्ट, ये सही है, क्योंकि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था जो किसके समय, शीत युद्ध के दौरान। 1956 में सुएज संकट किस देश पर हमले से जुड़ा था? यानी कि दोस्तों जो सुएज संकट था 1956 था, एक किस देश पर हमले से जुड़ा था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सुएज संकट है दोस्तों ये मिस्र से संबंधित है। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत की विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में चाहती थी? यानी कि दोस्तों नीचे 4 पार्टियों का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सी पार्टी अमेरिका के पक्ष में अपनी विदेश नीति रखना चाहती थी? दोस्तों ऑप्शन ए है कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी है जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी है कांग्रेस और जनसंघ। दोस्तों इसका सही आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि दोस्तों जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का मानना था कि भारत का झुकाव रसिया की तरफ ज़्यादा है, सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। दोस्तों यह है, नाटो का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो नाटो का फुल फॉर्म है इसमें पूछा, इस क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है नाटो का। दोस्तों ऑप्शन ए है नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है दोस्तों न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो इसमें सही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन हमारा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है। दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? यानी कि दोस्तों जो चीन है वो तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों जो तिब्बत है ये पहले एक स्वतंत्र राज्य था, ये भारत और चीन के बीच में स्थित एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन दोस्तों चीन ने क्या किया, इस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों चीन ने इस पर कब्जा कब किया, उस कब्जे के वर्ष को इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1954 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1959। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1950, यानी कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। तिब्बत पहले दोस्तों एक स्वतंत्र देश था या स्वतंत्र राज्य था, लेकिन चीन ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, जो कि बहुत ही बुरा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चीन क्या किया, उसको अपने आर्मी के द्वारा क्या कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, उसकी स्वतंत्रता चीन को बर्दाश्त नहीं हुई। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, दलाई लामा को भारत ने कब शरण दी? यानी कि दोस्तों जो तिब्बत के नेता थे दलाई लामा, जब तिब्बत पर कब्जा हो गया तो वह भारत चले आए अपने अनुयायियों के साथ। तो दोस्तों भारत में कब आए या भारत ने उन्हें अपनी शरण कब दी, इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा 1956, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1959। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1959, यानी कि 1959 में तिब्बत को भारत ने शरण दी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसको हम बाडुंग सम्मेलन बोलते हैं, कब हुआ? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1957। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी
1955, यानी कि जो हमारा बाडुंग सम्मेलन या जिसको हम एफ्रो एशिया सम्मेलन बोलते हैं 1957 में और 1955 में हुआ था। 1955 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी कि दोस्तों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था जिसके नेता नेहरू थे, सुकर्णो थे, तो दोस्तों ये जो आंदोलन था दोस्तों इसका जो पहला सम्मेलन था दोस्तों कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है काहिरा, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है बाडुंग, ऑप्शन डी है बेलग्रेड। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलग्रेड। बेलग्रेड में क्या हुआ था? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था इसका दोस्तों पहला सम्मेलन हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ है, यानी कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है या प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है तटस्थता, ऑप्शन बी है हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है पृथकवाद, ऑप्शन डी है दोस्तों किसी शक्ति या गुट से न जुड़ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि गुट निरपेक्षता का अर्थ है हम किसी शक्ति और किसी भी हम क्या गुट से न जुड़ें। दोस्तों इसका अर्थ तटस्थता नहीं है, बहुत लोग तटस्थता समझ लेते हैं, नहीं दोस्तों तटस्थता इसका अर्थ नहीं है। ठीक दोस्तों, क्योंकि तटस्थ रहने पे क्या करेंगे आप सही और गलत का भी साथ नहीं देंगे, जो गलत होगा उसको भी आप सही मान लेंगे और जो सही होगा आप उसको तो सही मानेंगे ही। तो तटस्थ होना इसका अर्थ नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ दोस्तों किसी भी गुट में शामिल ना होना या किसी भी शक्ति से ना जुड़ना, दोनों से समान दूरी बनाए रखना ही क्या है दोस्तों तटस्थ गुट निरपेक्षता का अर्थ है। दोस्तों कौन भारत को अमेरिकी खेमे के करीब लाने के पक्ष में था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बी है दोस्तों वो सही है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिकी खेमे के पक्ष में लाने के समर्थक थे भारत को। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चीनी क्रांति किस वर्ष हुई? दोस्तों जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन को हम जानते हैं, रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी। वैसे ही दोस्तों चीनी क्रांति हुई थी, यानी कि चाइनीज रेवोल्यूशन हुई थी। दोस्तों जो चीनीज रेवोल्यूशन थी यानी कि चाइना की जो क्रांति थी वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1950। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका दोस्तों ऑप्शन सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी, यानी कि 1949 में क्या हुआ था दोस्तों चीनी रेवोल्यूशन हुई थी, यानी कि चीनी क्रांति दोस्तों हमारा 1949 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब हुई? दोस्तों पंचशील सिद्धांत चाइना और भारत के बीच में हुआ था और दोस्तों इसकी घोषणा 29 अप्रैल 1954 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा जो पंचशील है दोस्तों ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑप्शन सी है दोस्तों जगजीवन राम, ऑप्शन डी है यशवंत राव। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो रक्षा मंत्री थे उस समय के दोस्तों हमारे बीके कृष्ण मेनन थे। उन्होंने दोस्तों क्या किया था, चीनी युद्ध के बाद 1962 के अपना इस्तीफा दे दिया था रक्षा मंत्रालय से। ठीक दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि बीवे कृष्ण मेनन, इन्होंने क्या किया था दोस्तों युद्ध के बाद क्या किया, इस्तीफा दे दिया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है दोस्तों नेफा, ऑप्शन बी है दोस्तों नीपा, ऑप्शन सी है दोस्तों नीसा, ऑप्शन डी है दोस्तों नीटा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है नेफा वो सही है, क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उसी के नाम से हमारा अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने हंगरी पर सोवियत संघ हमले की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी कि दोस्तों जो भारत का प्रतिक्रिया थी जब सोवियत संघ ने मतलब हंगरी पर हमला किया, उसी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का ने क्या जब सोवियत संघ ने हमला किया था हंगरी पर उसका मतलब पक्ष लिया था या उसकी आलोचना की थी या उसके
ऊपर उसने अपना न्यूट्रल भाव रखा था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कड़ी निंदा की थी, ऑप्शन नंबर बी है सैन्य हस्तक्षेप किया, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक निंदा नहीं की, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राष्ट्र गया। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भारत है दोस्तों, जब हंगरी पर सोवियत संघ ने हमला किया तो उसकी सार्वजनिक निंदा उसने नहीं की। ठीक दोस्तों, वहीं पर जब ब्रिटेन ने हमला किया था तो इजिप्ट पर यानी कि मिस्र पर, तो उसने निंदा की थी, लेकिन जब हंगरी पर सोवियत संघ ने हमला किया तो उसकी निंदा उसने नहीं की। दोस्तों नेहरू की अगुवाई में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई, यानी कि दोस्तों नेहरू जी जो थे उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया था। दोस्तों एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुई थी ये पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947 और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1948। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी 1947। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता किन नेताओं के बीच हुआ। दोस्तों ऑप्शन ए है नेहरू आयूब खान, ऑप्शन बी है शास्त्री आयूब खान, ऑप्शन सी है दोस्तों इंदिरा भुट्टो, ऑप्शन डी है दोस्तों राजीव और जिया। दोस्तों आप याद रखिएगा जो ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों वो शास्त्री जी और आयूब खान के बीच में हुआ था, और दोस्तों इसी दौरान जो शास्त्री जी थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। दोस्तों 1971 के युद्ध के बाद कौन सा देश अस्तित्व में आया। दोस्तों हम सभी जानते हैं 1971 के युद्ध के बाद जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, उसकी आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन देखिए दोस्तों आज वो हम ही को आंख दिखा रहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1971 में भारत ने किस देश के साथ 20 वर्षीय संधि की। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, क्योंकि दोस्तों जब 1971 में जो चीन था और जो पाकिस्तान था और जो अमेरिका था दोस्तों तीनों एक साथ हो गए थे। तो दोस्तों इन तीनों की धुरी बनते देख भारत ने क्या किया था, जो सोवियत संघ था उससे जाकर 20 वर्षीय संधि की क्या की थी, हस्ताक्षर की थी, यानी कि सोवियत संघ से 20 वर्ष संघ हस्ताक्षर की थी, जिससे सोवियत संघ ने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर युद्ध का घड़ी आती है तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। और दोस्तों जब हमारे ऊपर युद्ध का संकट आया तो सोवियत संघ ने हमारी मदद भी की। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कारगिल संघर्ष किस वर्ष हुआ। दोस्तों आप सभी को याद रहना चाहिए दोस्तों जो कारगिल संघर्ष है दोस्तों वो हमारा 1999 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1962 में भारत को सैन्य सहायता किससे लेनी पड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और चाइना, क्योंकि दोस्तों इसमें भारत संकट से जूझ रहा था और उसे अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। तो उस दौरान उसने अमेरिका और ब्रिटेन से क्या की थी, सहायता ली थी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसका वर्ष जरूर याद रखिएगा, 1962 की बात किया जा रहा है। 1971 में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे टिक। 1971 में दोस्तों आप टिक करेंगे हमारा रसिया, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है इस समय, हमेशा सही रहा है। दोस्तों रसिया से हमने 1971 में सहायता ली थी, और 1962 में दोस्तों हमने किससे सहायता ली थी, दोस्तों हमने सहायता मांगी थी दोस्तों अमेरिका से और ब्रिटेन से। ठीक दोस्तों याद रखिएगा 1962 में जब युद्ध हुआ था तो हमें सैन्य सहायता अमेरिका और ब्रिटेन से लेनी पड़ी थी। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर से इसमें सही रहेगा। अब यहाँ पर रसिया मत टिक कर देना गलती से भी, आप वर्ष को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों 1965 में भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि दोस्तों जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो उसमें दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा जो मतलब सही आंसर है जो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को दर्शाता है। दोस्तों अपने हित को रक्षा करना, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सेना को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों महाशक्ति बनना। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपने हित की रक्षा करना। ठीक दोस्तों हर एक देश की दोस्तों विदेश नीति यही होती है, सिर्फ भारत की नहीं है।
दोस्तों सिर्फ भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अपने हित की रक्षा करना नहीं है, बल्कि सब देशों के विदेश नीति का लक्ष्य यही होता है कि अपने देश के जो हित है, अपने राष्ट्र का जो हित है उसकी क्या करें, रक्षा करें। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जनसंघ अमेरिका का समर्थक नहीं था। दोस्तों ये कथन गलत है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हमारा अगला कथन है, अम्बेडकर अमेरिका विरोधी थे। ये भी कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों जो अम्बेडकर जी थे वो अमेरिका समर्थक थे, और जो जनसंघ था वो भी अमेरिका समर्थक था। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। अब बचता है दो कथन, संप्रभुता बचाने हेतु नेहरू निरपेक्षता चाहते थे। हाँ दोस्तों, ये कथन सही है। और दोस्तों जो हमारा लास्ट कथन है, पहले विदेश मंत्री सरदार पटेल थे। ये कथन गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पहले विदेश मंत्री थे वे हमारे नेहरू जी थे। दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो सत्य कथन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि संप्रभुता बचाने हेतु नेहरू निरपेक्षता चाहते थे। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत के संबंध पर सही कथन चुनिए। यानी कि दोस्तों जो भारत और चीन का संबंध है उस पर हमें एक सही कथन इस 4 ऑप्शन में से चुनना है। दोस्तों ऑप्शन ए है, दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे का दौरा किया। ये तो दोस्तों सही है। दोस्तों 1949 में सीमा विवाद हुआ। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 1949 में तो दिन स्वतंत्र ही नहीं हुआ था, मतलब भारत का संबंध उससे हुआ ही नहीं था इतना अच्छे से। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चीन ने कब्जे वाले क्षेत्र लौटा दिए, भ्रष्टाचार से विवाद सुलझ गया। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा चीन था उसने हमारे ऊपर हमला किया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर, लेकिन दोस्तों चीन ने क्या किया, कब्जे वाले क्षेत्र को लौटा भी दिया। ठीक दोस्तों जो हमारा प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि ये दोनों हमारे प्रश्न इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे। तो दोस्तों चलिए इन दोनों को सॉल्व करके और वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किस दशक में हुई। 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में हुई थी, क्योंकि दोस्तों 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। जब तक स्वतंत्रता मिलेगी नहीं तब तक आप अपना परमाणु हथियार कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक तो हम ब्रिटिश के अधीन थे 1940 के दशक में। लेकिन अंतिम वर्षों में हम आज़ाद हो गए तो हमने अपना परमाणु कार्यक्रम भी चालू किया। किसके नेतृत्व में चालू किया, होमी जहांगीर भाभा जी के नेतृत्व में चालू किया। दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। दोस्तों इसको मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि दोस्तों जो आर्टिकल 51 है उसका संबंध हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, जिसमें कि हमारे विदेश नीति का बात किया गया है। आपसे ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में बात की गई है, तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 51। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर दोस्तों आप इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 4 का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हिंदी में, कार्टून के साथ, मैप के साथ, अच्छे इमेजेस के साथ, रंगीन इमेजेस के साथ, दोस्तों मैंने उसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी मैं प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर दोस्तों आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वो भी फ्री में बिना किसी कॉस्ट के। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको इतनी मेहनत से फ्री में PDF बना के देता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अब आपको, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।